नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को दी जाएगी प्राथमिकता। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की जाएगी स्थापना। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर किया जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा, बिहार बरौनी के यूरोपीय कारखाने में भी शुरू हुआ भारत ब्रांड यूरिया का उत्पादन। यूरिया में आत्मनिर्भरता की तरफ बड़े कदम। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट को मोदी सरकार ने दोबारा से कराया है निर्माण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 3 फरवरी को 80 लाख किसानों के खातों में डाली जाएगी राशि। विदिशा में 3 फरवरी को होगा कार्यक्रम। सभी 80 लाख किसानों को प्री रजिस्ट्रेशन हो। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में स्वीकृति पत्रों को भी होगा वितरण। सीमैप यानी केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ किसान मेला। पहले दिन विभिन्न राज्यों से पहुंचे 3000 किसान। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 8 प्रयोगशालाओं के स्टॉलों को किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री के रूप में सीतारमण का ये लगातार 5वां बजट रहा। इससे पहले आज सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देगी। इसके साथ ही युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना भी की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। चालू वर्ष के लिए हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 7.0% अनुमानित की गई और वैश्विक मंदी के बावजूद सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश सरकार की प्राथमिकताएं हैं। और अमृतकाल के लिए हमारी दृष्टि में टेक्नोलॉजी संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है इसमें। और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष भी बनाया जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा भी दिया जाएगा। भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये बजट 2023 है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जा रहे हैं। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमबीपीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा।
अगले 3 वर्षों में पीएमपी बीटीजी योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस को स्थापित किया जाएगा। पीएम आवास योजना को परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ किया जा रहा है। रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और कई नई ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। रेलवे का कायापलट करने के लिए 2.4 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और कई ट्रेनें चलाई जाएंगी और साथ ही पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद को 3.3% होगा। और आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। बजट की महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। साथ ही संविदागत विवादों को निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना भी यहां पर लाई जाएगी। और 2023 के बजट में वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण योजना की भी शुरुआत की जाएगी। ये बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना भी की जाएगी। पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था ये। और साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त कर्ज एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन, उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को नवीनीकृत किया जाएगा। अमृतकाल में उपयुक्त बुनियादी ढांचे के वर्गीकरण और वित्तपोषण ढांचा बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठन की जाएगी। और 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत भी की जाएगी। और युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों की प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए भी सहायता की जाएगी। किसानों के लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इससे महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। 2022-23 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% बताया गया। और 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा, साथ ही सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ा दिया गया है। और सिगरेट पर जो ये 16% बढ़ाया गया है, ये शुल्क है इसका। बजट की महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो हम आपको अभी बता रहे थे। और इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और देसी मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। बजट 2023 में बताया गया। और चिमनी, कुछ मोबाइल फोन और कैमरे के लेंस, सिगरेट, सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसे उत्पाद महंगे कर दिए जाएंगे। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। ये बजट 2023 की कुछ महत्वपूर्ण बातें। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख वार्षिक से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। और अब 3 लाख रुपए की सालाना आय पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। 3 से 6 लाख रुपए तक 5% और 6 से 9 लाख रुपए पर देना होगा 10% टैक्स। 9 से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए पर देना होगा 20% शुल्क। और 15 लाख से ऊपर की वार्षिक आमदनी वालों को देना होगा 30% टैक्स।
पूंजी निवेश परिव्यय 33% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है। और इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ावा देने के लिए देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। और तो बजट की कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो अभी हमने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट को कृषि वैज्ञानिकों ने किसान हितैषी बताया है। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर M.K. मल्होत्रा ने कहा कि ये बजट किसान मुखी है। इससे किसानों को न केवल दीर्घकालिक फायदा होगा बल्कि खेती किसानी को प्रोत्साहन भी मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट को पेश किया है और ये बजट अपने आप में किसान उन्मुख है और किसान को केंद्र बिंदु में रख करके इस बजट की घोषणा हुई है। और ये बजट अपने आप में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति लाएगा और जो बहुत सारे मुद्दे हमारे अभी रह गए थे उसको जो है इस बजट में कवर किया गया है। और आप देख ही रहे हैं कि जैसे जो मुख्य फोकस रहा है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कृषि के क्षेत्र में उभर करके सामने आए और किसान जो है अपने आप में सशक्त कैसे हो, तो वो इस बजट के माध्यम से अवश्य सशक्त होगा और उसको जो अधिक मूल्य कैसे मिले और वो अपने उत्पाद को और अधिक अच्छे बेहतर तरीके से जो है एक तरह से जो मंडी क्रिएट करने की बात है, जो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए मार्केट जो है आगे उभर करके सामने आए। यह बजट अपने आप में बड़ा उत्साहवर्धक है और इससे जो है किसानों का प्रोत्साहन बढ़ेगा, किसानों का सशक्तिकरण होगा। आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे ने कहा कि ये बजट किसानों की आर्थिक तरक्की के रास्ते सुनिश्चित करेगा। देश के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में बजट ये प्रावधान मददगार साबित होंगे। हमारे किसानों की इतनी सफल मेहनत रही है कि हम इस मामले में सफल रहे हैं और इतने बड़े जनसंख्या को सरकार कम मूल्य पर या लगभग मुफ्त जो राशन की व्यवस्था की गई है वो भी इसी व्यवस्था को जाता है। और ये ऐसा संभव हुआ है क्योंकि जितने हमारे पिछले कई सालों में बजट प्रस्तुत किए गए हैं सरकार द्वारा उसमें इनका प्रावधान रखा गया है। और मुझे पूरा ये जो अभी बजट प्रस्तुत किया गया है इसके माध्यम से मैं मतलब एक जनता जनमानस के समक्ष कह सकता हूँ कि जो पिछले सालों में उपलब्धि रही है वो और आगे इसके माध्यम से चलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वित्तीय प्रावधान इस साल रखे गए हैं 2023-24 के लिए वो बहुत अच्छे हैं और ये राष्ट्र में आर्थिक समृद्धि का कृषि के माध्यम से वो भी आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आम बजट 2023-24 के विषय पर डीडी न्यूज से बात करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर BM तोमर ने कहा कि किसानों के हित में शुरू की गई तमाम योजनाएं भारत सरकार के किसान हितैषी सोच को रेखांकित करती हैं। जो निर्णय लिया है कि पूरे वर्ष 2023 में खाद्यान्न राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सबको सुरक्षित मातृत्व भोजन पोषण सुरक्षित देने का जो निर्णय लिया गया है उसको देखते हुए ये जो आज का बजट है ये उस परिपाटी को मजबूत करता है कि आने वाले समय में भारत की कृषि समृद्ध होगी और किसानों की आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी और खेती के अंदर नए नए आयाम और नए जो परियोजनाएं आ रही हैं, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसान मान धन योजना के उसमें या कृषि क्षेत्र में बीमा के ऊपर है, ये सब ऐसे क्षेत्र रहे हैं जो पिछले वर्षों बजटों में सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित करने उसके समृद्ध करने में निर्णय लिए हैं। और आज का जो बजट है वो खेती के लिए लाभकारी होगा, भारत की कृषि और समृद्ध होगी और देश के अन्नदाता का जो ध्यान सरकार बजट के माध्यम से रखती है वो हम सब के लिए गौरव का विषय है।
और आइए अब सीधे बात करते हैं अपने संवाददाता अनुज से। अनुज, जैसे कि अभी हमने देखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया है और साथ ही साथ अगर हम यहाँ किसानों की बात करें, क्योंकि किसान समाचार है, तो कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम आपसे जानना चाहें कि आज का जो बजट पेश किया गया है उसमें किसानों के लिए क्या कुछ नया है? देखिए, वर्ष 2023-24 के बजट की अगर बात करें और खासतौर से कृषि क्षेत्र की बात करें तो काफी फोकस जो है कृषि के क्षेत्र को इसमें किया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ये सरकार का हमेशा से ही एक बड़ा लक्ष्य रहा है और इसी के तहत किसानों के पास पैसा हो, उसका उत्पादन ज्यादा हो। इस बार सरकार ने बजट में जो प्रावधान किया है, करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक का जो सस्ता ऋण है वो किसानों को बांटने का जो है उसका योजना इसमें रखी गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मोटे अनाज को मिलेट्स ऑफ द इंटरनेशनल ईयर इस बार घोषित किया गया है वर्ष 2023 को, इसलिए मोटे अनाज को काफी बढ़ावा मिले इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता रखी गई है समग्र विकास। यह विकास किसानों के लिए, किसानों से, कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए, इसमें जो पिछड़े लोग हैं, SC ST लोग हैं, दिव्यांगजन हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। कृषि के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, ये एक अच्छी बात है जो कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें। तीसरी एक बात और करें, जो किसानों की खेती की जो योजना बनाने में जो चीजें आती हैं, चाहे बीमा की बात करें, कर्ज की बात करें, मार्केटिंग इंटेलिजेंस की बात करें, स्टार्टअप, कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप बढ़े, इस पर फोकस किया गया है ताकि आने वाले समय में लोग कृषि के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में काफी फोकस किया गया है। छोटे किसानों के लिए खासतौर से ध्यान रखा गया है, उनका जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, उनकी जो लागत है कृषि की वो कम होनी चाहिए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले वर्षों के दौरान भी हमने रेशमा देखा है, कृषि को तकनीक से जोड़ा गया है और तकनीक से जोड़ने के बाद किसान को काफी उसका लाभ हुआ है, उसकी उपज बढ़ी है, उसकी जो सिंचाई की योजनाएं हैं वो उसको ज्यादा मिली हैं। तीसरी एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में लगातार फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है उसको कम किया जाए। और एक सबसे बड़ी बात रेशमा ये भी है कि आने वाले समय के अंदर किसानों की आय लगातार उसको बढ़ाना है, लागत को कम करना है और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना है। बिल्कुल अनुज, अगर हम ICMR की बात करें, लगातार रहा है जी अनुज, अगर हम देश के ICMR की बात करें तो ये लैब्स बढ़ाई जाएंगी और ये भी बताया गया कि अब ICMR की जो लैब है उसमें कृषि रिसर्च के लिए उनको तैयार किया जाएगा और जब वहाँ कृषि रिसर्च की जाएगी तो यकीनन ये कह सकते हैं कि इससे भी किसानों को आगे चलकर काफी फायदा हो सकता है। देखिए जी बिल्कुल, ICMR की अगर हम ICR की बात करें तो सबसे ज्यादा रिसर्च अनुसंधान ICR की लैब्स में होता है। नई नई जो बीजों की किस्में हैं उनमें किस तरीके से नई किस्मों को लाया जाए, किस तरीके से जो पौधों में लगने वाली बीमारियां हैं उनको किस तरीके से दूर किया जाए, फर्टिलाइजर का कैसे उपयोग किया जाए। तो इस तरह के जो अनुसंधान लगातार कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं उससे काफी बड़ा फायदा मिला है। लेकिन देश भर के अंदर इन लैब को बढ़ावा मिले उसके लिए बजट में एक अलग से प्रावधान रखा गया है। मत्स्य पालन की बात करें तो 6000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आए, इस तरह का इसके अंदर प्रावधान इस बजट में इस बार किया गया है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कृषि और कृषि से जो एलाइड सेक्टर हैं, चाहे मछली पालन की बात करें या दुग्ध उत्पादन की बात करें, ये जितने भी सेक्टर हैं उनको बढ़ावा देना है। इसलिए एक काफी अच्छा बजट जो है इनके प्रावधानों के लिए रखा गया है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में हम देखेंगे कि कृषि को जिस तरीके से प्राथमिकताएं मोदी सरकार ने दी हैं, लगातार उनको अमली जामा धरती स्तर पर, उनको जमीनी स्तर पर मिले। बिल्कुल, अगर हम ये कहें कि कपास की जो प्रोडक्टिविटी है उसे भी बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से आगे बढ़ी है ताकि जो किसान हैं उनके उद्यम हैं, जो उनकी इंडस्ट्री है, उनको भी फायदा हो सके। देखिए बिल्कुल, इंडस्ट्री और खेती अगर हम दोनों को कहें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। खेती के बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगी और इंडस्ट्री के बिना खेती नहीं चलेगी। इसी वजह से
जितनी भी ये सारी योजनाएं बनाई गई हैं, दोनों को एक तरीके से हम कह सकते हैं बैलेंस बनाकर ये दोनों चीजें आगे बढ़ें, ये एक सबसे बड़ा फोकस इस बजट के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, जिस तरीके से जब कृषि का उत्पादन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर कृषि के उत्पादन के साथ साथ निर्यात बढ़ता है और कृषि से जुड़ी हुई इंडस्ट्री आगे आए। अगर हम इसकी बात करें, फूड पैकेजिंग की बात करें, कोल्ड स्टोरेज की बात करें, उनको लगातार बढ़ाने का प्रयास सरकार का रहा है और इस बजट के अंदर उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है ताकि पैसे की कहीं भी किसी भी तरीके से कमी ना आए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हजारों करोड़ रुपए का जो बजट इस बार रखा गया है, ये काफी फायदा देगा कृषि के क्षेत्र को। बिल्कुल, सरकार ने इस साल 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का भी लक्ष्य रखा है किसानों को। बिल्कुल, देखिए जो क्रेडिट कार्ड है, ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड ज्यादातर संख्या किसानों के जो है वो बने हुए हैं, 5 से 7 लाख तक का उनको साल के लिए ऋण मिलता है। तो ऐसे में सरकार ने एक अलग से बजट रखा है क्योंकि किसान को आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाना है। कई बार क्या होता है, बुआई और कटाई के समय किसान के पास पैसा नहीं होता, ऐसे में उसको जो है सूदखोरों से लोन लाने ना पड़े, इसलिए बैंक जो है किसानों की मदद करेगा और 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसमें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको ये सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और छोटे किसानों की बात करें, नागरिकों की बात करें तो उनके लिए सेहत के लिए भी इस बार सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अगर देखिए छोटे किसान को रेशमा फायदा कब होता है, जब उसकी जो उत्पादन है, जिन उत्पादनों पे जितनी फसलें हैं एमएसपी लागू होता है। अगर हम बात करें तो 2022 में ही कैबिनेट में जो है 23-24 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकृति दी गई थी। उसमें 24 ऐसी फसलें हैं जिसमें वृद्धि की गई थी। मसूर के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी, सरसों के लिए 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई थी। इसी तरीके से जो एक आम किसान है, छोटा किसान है, जो अपनी वो खेती बाड़ी करता है, बिल्कुल अनुज ये कहा जा सकता है कि किसान, सरकार और उद्योगों को एक साथ लाने के लिए ये बजट काफी कारगर साबित होगा इस बार का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके बताया कि बरौनी के यूरिया कारखाने में भी शुरू हुआ भारत ब्रांड यूरिया का उत्पादन। यूरिया में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते कदम। बरौनी प्लांट में भारत ब्रांड यूरिया उत्पादन शुरू होने से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में यूरिया की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी प्लांट को मोदी सरकार ने दोबारा से निर्माण कराया है। अत्याधुनिक गैस आधारित बरौनी प्लांट सरकार द्वारा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने की एक पहल का हिस्सा है। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 8,387 रुपए के अनुमानित निवेश की मंजूरी दी है। इस प्लांट की 12.7 LMTPA की यूरिया उत्पादन क्षमता होगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण योजना की राशि 80 लाख किसानों के खातों में सिंगल क्लिक से डाली जाएगी। कार्यक्रम विदिशा में 3 फरवरी को होगा। उन्होंने कहा कि सभी 80 लाख किसानों का प्री रजिस्ट्रेशन हो। साथ ही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में स्वीकृति पत्रों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री चौहान सोमवार को मंत्रालय में विदिशा में होने वाले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि डालने के साथ ही लाडली बहना योजना की जानकारी भी दी जाएगी। ये कार्यक्रम प्रदेश में रीवा संभाग को छोड़कर होगा। जिलों के कलेक्टर गांव-गांव में किसानों को एकत्रित करेंगे और हर गांव में कार्यक्रम सुना जाएगा। विदिशा में हो रहे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए और कार्यक्रम व्यवस्थित हो। कार्यक्रम की बेहतर तैयारियां की जाएं। सभी जिलों के कलेक्टर बैठक में वर्चुअली शामिल हों। ने ये कहा था फसल बीमा योजना के बारे में कि ग्राम सभा की अनुशंसा पर फसल बीमा का लाभ किसान को देंगे।
क्या ग्राम सभा की अनुशंसा इतनी बार नुकसान हुआ आपने ली? क्या आपके कार्यकाल में जब फसलें तबाह और चौपट हो गई थी अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण, पाले के कारण, एक नया पैसा आपने दिया फसल बीमा योजना का? आपने तो फसल बीमा योजना में आधार ही ऐसे बना दिए थे कि किसान को पैसे ही ना मिले। 2 साल में हमने 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले फसल बीमा योजना के। आपने क्या दे दिया? अब झूठ बोलोगे और हम पूछेंगे भी नहीं, जवाब तो देना होगा। CSIR के एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम के अंतर्गत CSIR केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान CMIR CMAP द्वारा लखनऊ स्थित कैंपस में किसान मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंदन के पौध का रोपण किया और 8 प्रयोगशालाओं के स्टॉलों का उद्घाटन किया। किसान मेले में विभिन्न राज्यों से 3,000 से अधिक किसान पहले दिन पहुंचे। सूर्य प्रताप शाही ने CMAP द्वारा प्रजातियों की नई किस्मों, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण सुविधाओं को विकसित करके किसान के आर्थिक उत्थान की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने खाद्य फसलों की खेती को बढ़ाने और खाद्य फसलों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने किसान को आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक फसलों के साथ औषधीय और सुगंधित फसलों को शामिल करने पर जोर दिया। इस अवसर पर निदेशक CSIR CMAP ने किसानों को CMAP द्वारा उनकी आय में वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों को विस्तृत रूप से बताया। उन्होंने CSIR अरोमा मिशन के तहत 30,000 हेक्टेयर के लगभग अतिरिक्त भूमि में सगंध पौधों की खेती, भारत द्वारा लेमन ग्रास में आत्मनिर्भरता थी और मिंट में अग्रणी निर्यातक के रूप में CMAP के योगदानों की विशेष रूप से चर्चा की। इंजीनियर अनिल कुमार यादव ने CSIR CMAP के प्रयासों की सराहना की और राज्य सरकार से राज्य सुगंध मिशन शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती तथा प्रसंस्करण की व्यापक गुंजाइश है। समारोह में किसान मेला, स्मारिका, औस ज्ञाने की विमोचन और साथ ही UV प्रोटेक्शन, हर्बल प्रोडक्ट, सिम, काया कवच, मेंथा की वैकल्पिक खेती की कृषि तकनीकी पुस्तिका एवं CMAP द्वारा विकसित उन्नत प्रजातियों एवं तकनीकियों की जानकारी के लिए QR कोड रिलीज किया गया। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार भाषण डॉक्टर संजय कुमार द्वारा किया गया। किसान मेले में आज कोसी, सिम क्रांति तथा सिम उन्नति की 2000 किलो की रोपण सामग्री किसानों को प्रदान की गई। और खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ खास खबरों पर। खास खबर में झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर में मंगलवार को भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत की खबर है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक आशीर्वाद ट्विन टावर को के 2, 3, 4 और 5वें फ्लोर तक आग लगी थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल कोच में स्थापित किए गए नए प्रकार के सार्वजनिक प्रसाधन का जायजा लिया। रेल मंत्री ने अधिकारियों को सभी रेलगाड़ियों में इन नए प्रसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। NSA डोभाल वाशिंगटन DC के आधिकारिक यात्रा पर हैं। NSA ने अमेरिकी नीति निर्माताओं और सरकारी अमेरिकी कांग्रेस, व्यापार, शैक्षणिक और अनुसंधान समुदायों के हितधारकों के साथ आपसी हित के कई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1 फरवरी 1978 को भारत के जलीय एवं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी हेतु मात्र 7 पोतों के बेड़े के साथ भारतीय तटरक्षक का आविर्भाव हुआ और इसके बाद 19 अगस्त 1978 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने औपचारिक रूप से भारतीय तटरक्षक का उद्घाटन किया था। उद्योगपति गौतम अडानी के कारोबार का दबदबा अब इसराइल तक दिखने लगा है। अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी समूह ने इसराइल के हाइफा पोर्ट अधिग्रहण कर लिया है। सौदे की कीमत $1.8 अरब है। अडानी समूह का 2054 तक इस बंदरगाह का मालिकाना हक रहेगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।